तेज थी, पर राजू की पीठ पर बहता पसीना उसकी चिंता से कहीं ज्यादा ठंडा था। गांव मोहनपुर के किनारे पर बनी उसकी छोटी सी कच्ची ईंटों की कोठरी के सामने खड़ा वह अपने सूखे खेतों की ओर देख रहा था। 2 एकड़ जमीन, उसके पिता की विरासत और अब उसकी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा पहाड़। पिछले 2 साल से मानसून ने धोखा दिया है, फसलें बर्बाद हुई। सूदखोर मुकेश लाल का कर्ज जो बीज और खाद खरीदने के लिए लिया गया था, उसकी चिंता राजू को खाई जा रही थी। उसकी पत्नी राधा अंदर चूल्हे के पास चुपचाप चिंता से बैठी थी। उसकी आंखों में भी वही सवाल था, अब क्या होगा। उनके छोटे बेटे छोटू की किताबों की फीस अगले महीने जमा करनी थी। राजू के पिता भी एक साधारण किसान थे, पर उनके जमाने में बारिश ठीक होती थी, कीमतें मिल जाती थी। पर अब मौसम बदल रहा था। नए कीट, बाजार में नकली खाद और बीज, और सबसे बढ़कर वह चक्रवृद्धि ब्याज जो उसे खाए जा रहा था। मुकेश लाल का आदमी आ चुका था, चेहरे पर एक बेरहम मुस्कान। राजू भैया, 1 महीना और बाकी है, नहीं तो बॉट जमीन हमारी, तुम्हें पता है। उन शब्दों ने राजू को लकवाग्रस्त कर दिया। पिता की जमीन वह कैसे होने दे सकता था। उस रात राजू की आंखों में नींद नहीं थी। राधा की चिंतित आंखें उसे सुला नहीं पा रही थी। छोटू की निर्दोष नींद उसके दिल पर बोझ बन रही थी। तभी उसे याद आया गांव के बुजुर्ग पंडित जगन्नाथ प्रसाद की बात, जो अक्सर चौपाल पर पुराने जमाने की कृषि पद्धतियों के बारे में बताया करते थे। हमारे बाप दादा केमिकल के भरोसे नहीं, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खेती करते थे। राजू बेटा, वो जैविक खेती वही असली खेती है। राजू ने हमेशा उनकी बातों को पुराने जमाने की बातें समझकर नजरअंदाज कर दिया था। पर अब जब सब दरवाजे बंद होते दिख रहे थे, यही एक रास्ता था। अगली सुबह राजू सीधे पंडित जी के घर पहुंचा। उसकी आंखों में वही जुनून था जो कभी उसके पिता में उनकी फसलों को देखकर दिखता था। पंडित जी, मुझे वो जैविक खेती के बारे में सब कुछ बताइए। मैं अपनी जमीन पर वही करना चाहता हूं। पंडित जी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने राजू को समझाया, यह आसान नहीं होगा। पहले 2-3 साल मुश्किल होंगे, कीट लगेंगे, पैदावार कम होगी। केमिकल छोड़ने पर पहले साल तो खेतों की हालत और खराब हो सकती है, लेकिन धैर्य रखो तो मिट्टी फिर से जीवित हो उठेगी। पानी कम लगेगा, फसलें स्वादिष्ट और स्वस्थ होंगी, और लागत भी कम होगी। उन्होंने राजू को गोबर की खाद बनाना, नीम का कीटनाशक तैयार करना, गेंडा केंचुआ खाद बनाना और फसल चक्र क्रॉप रोटेशन के बारे में बताया। राजू ने एक पुरानी कॉपी में हर बात ध्यान से लिखी। राधा ने जब सुना कि राजू अगली फसल में महंगे बीज और खाद नहीं खरीदेगा, बल्कि पंडित जी के बताए तरीकों से खुद ही खाद बनाएगा और पुराने बीजों का इस्तेमाल करेगा, तो उसका चेहरा उतर गया। राजू, ये क्या पागलपन है? अभी कर्ज का बोझ है और तुम पैदावार और कम करने की बात कर रहे हो। मुकेश लाल तो जमीन हथिया लेगा। राजू ने राधा के कंधे पर हाथ रखा। राधा, मैं जानता हूं यह जोखिम भरा है, पर ट्रेडिशनल तरीके से तो हम पहले ही डूब रहे हैं। यही एक रास्ता है जिसमें खुद पर भरोसा है, मुकेश लाल पर नहीं। राजू का संघर्ष शुरू हुआ। वह सुबह 4 बजे उठकर गोबर इकट्ठा करता, पत्तियां कूटता, खाद के गड्ढे बनाता। पंडित जी रोज आकर उसे मार्गदर्शन देते। गांव के दूसरे किसान, खासकर जवान लड़के, राजू का मजाक उड़ाते। अरे राजू भैया, ये गोबर पानी में क्या जादू कर रहे हो? क्या फसल उगाओगे? केंचुओं का बाजार लगाओगे? राजू उनकी बातों को अनसुना कर देता। उसकी नजर सिर्फ उस दिन पर टिकी थी जब उसकी मिट्टी फिर से सांस लेगी। पहला साल कठिन था। जैसे ही राजू ने केमिकल छोड़ा, उसके खेत में खरपतवार वीड्स बढ़ गए और कुछ नए कीट लगे। पैदावार पिछले साल से भी कम हुई। मुकेश लाल का दबाव बढ़ गया।
उसने जमीन की नीलामी की धमकी दी। राजू के दिल में सवाल उठा, क्या पंडित जी गलत थे? क्या उसने अपना और अपने परिवार का सब कुछ दांव पर लगा दिया? एक रात निराशा में डूबा वह खेत की मेड़ पर बैठा था। तभी उसने महसूस किया मिट्टी थोड़ी नरम लग रही थी। उसमें केंचुओं के छोटे छोटे बिल दिखाई दे रहे थे। यह एक छोटा सा संकेत था, लेकिन राजू के लिए आशा की एक बड़ी किरण। उसने हार न मानने का फैसला किया। दूसरे साल राजू ने और मेहनत की। उसने खाद की गुणवत्ता बेहतर की, फसल चक्र का सख्ती से पालन किया। दालें, मूंग, उड़द बोई जो मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती हैं। नीम के तेल और गोमूत्र से बने उसके घरेलू कीटनाशक असर दिखाने लगे। खरपतवार कम हुए। सबसे बड़ी बात, उसकी मिट्टी का रंग गहरा हो गया। उसमें जान आ गई लगती थी। फसल पिछले साल से बेहतर थी, हालांकि अभी भी पारंपरिक खेती वालों से कम। लेकिन राजू ने एक अलग बात नोट की। उसके गेहूं के दाने भरे हुए थे, चमकदार थे। उसकी दालों की फलियां स्वस्थ दिख रही थी। राजू ने अपनी फसल बेचने के लिए सीधे बाजार जाने की बजाय एक नया रास्ता अपनाया। उसने गांव के स्कूल की शिक्षिका सुशीला मैडम से संपर्क किया, जो शहर के कुछ जैविक उत्पादों की दुकानों को जानती थीं। उसने उन्हें अपनी फसल के छोटे छोटे नमूने दिए। जैविक प्रमाणीकरण तो अभी नहीं था, पर सुशीला मैडम के जरिए मिले। एक दुकानदार ने उसके गेहूं और मूंग की गुणवत्ता देखकर मुहम्मांगी कीमत देने की पेशकश की। केमिकल युक्त फसल से लगभग 1.5 गुना। यह राजू के लिए एक चमत्कार था। उसने न केवल मुकेश लाल का कर्ज चुका दिया, बल्कि छोटू की फीस भी भरी और घर में कुछ जरूरी सामान भी खरीदा। गांव वाले अब मजाक उड़ाने की बजाय उत्सुकता से राजू के खेतों की ओर देखने लगे। तीसरा साल राजू के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसकी मिट्टी अब पूरी तरह स्वस्थ थी। उसकी फसलें लहलहा उठीं। गेहूं की बालियां भरी हुईं, दालों के पौधे फलियों से लदे थे। पानी की खपत काफी कम हुई थी, क्योंकि जैविक मिट्टी नमी को बरकरार रखती थी। उसने सब्जियां भी उगानी शुरू कर दी। टमाटर, बैंगन, भिंडी, सब बिना किसी केमिकल के। स्वाद बेमिसाल था। अब उसकी फसलों के लिए बाजार खुद उसके दरवाजे पर आने लगा। एक शहरी जैविक स्टोर ने उससे सीधे अनुबंध कर लिया। कीमतें अच्छी मिल रही थीं। लागत बेहद कम होने के कारण मुनाफा कई गुना था। राजू की सफलता अब सिर्फ उसकी नहीं रही। गांव के युवा किसान रमेश, सुरेश, विजय उससे सीखने आने लगे। राजू ने कभी अपना तरीका छुपाया नहीं। उसने खुले मन से सबको गोबर खाद बनाना, नीम का स्प्रे तैयार करना और फसल चक्र की योजना बनाना सिखाया। उसने एक छोटा सा समूह बनाने का सुझाव दिया, मोहनपुर प्राकृतिक किसान समूह। समूह की सदस्यता लेने वाले किसानों को बीज, खाद और बाजार तक पहुंच आसानी से मिलने लगी। एक दिन जिला कलेक्टर स्वयं मोहनपुर आए। उन्होंने राजू की पहल की सराहना की और गांव को आदर्श जैविक ग्राम घोषित करने का वादा किया। उन्होंने राजू को एक बड़े कृषि मेले में बोलने के लिए आमंत्रित किया। वहां सैकड़ों किसानों के सामने राजू का स्वर भावुक हो गया। राजू ने कहा, साथियों, मैं कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूं। मैं तो बस एक साधारण किसान हूं जिसे अपने पिता की जमीन बचानी थी। मैंने हार मान ली होती तो आज मुकेश लाल का मजदूर होता। मैंने पंडित जी की बात मानी, प्रकृति पर भरोसा किया और खुद पर जिद की। यह रास्ता आसान नहीं है। इसमें धैर्य चाहिए, कड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन यह हमें मुट्ठी भर सूदखोरों और नकली कंपनियों के चंगुल से आजाद करता है। यह हमारी मिट्टी को, हमारे पानी को, हमारे परिवारों के स्वास्थ्य को बचाता है और सबसे बढ़कर यह हमें स्वाभिमान देता है। हमारी मिट्टी हमारी मां है। उसे जहर देकर क्या हम उसके सच्चे बेटे कहला सकते हैं?
राजू का भाषण खत्म हुआ तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने पिता की याद आई, जो शायद आसमान से उसे देख रहे होंगे। उसे राधा और छोटू की याद आई, जिन्होंने उस पर विश्वास रखा। उसे पंडित जी की याद आई, जिन्होंने रास्ता दिखाया। आज मोहनपुर सिर्फ एक गांव नहीं, एक प्रेरणा है। राजू की कोठरी की जगह अब एक पक्का मकान है। उसने छोटू को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। मुकेश लाल अब राजू को राजू भाई कहकर बुलाता है। राजू की जैविक फसलें दूर दूर तक मशहूर हैं। उसने अपनी बहन के बेटे को भी खेती सिखाई है। वह अब सिर्फ एक किसान नहीं, एक प्रशिक्षक, एक नेता है। एक शाम अपने हरे भरे खेतों की मेड़ पर बैठे राजू राधा से बोला, देखा राधा, जिद अगर सच्ची हो, मेहनत अगर ईमानदार हो और इरादे अगर पक्के हों, तो गांव की मिट्टी भी सोना उगल सकती है। ये खेत, ये मेरे पिताजी का सपना था जो मैंने सच किया। पर सपना अब बस मेरा नहीं रहा, यह पूरे मोहनपुर का सपना बन गया है। राधा मुस्कुराई। उसकी आंखों में गर्व था। सामने सुनहरी धूप में लहलहाते हुए खेत, राजू की जिद, उसकी मेहनत और प्रकृति के प्रति उसके विश्वास की जीती जागती मिसाल थे, साबित करते हुए कि असली खेती केमिकल से नहीं, दिल में प्यार और मिट्टी के साथ सच्चे रिश्ते से पैदा होती है। गांव की मिट्टी ने न सिर्फ फसल दी, बल्कि एक ऐसा हीरा भी दिया जिसका नाम था किसान राजू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।